हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। सो प्रीति वेरी गुड मॉर्निंग, मोहम्मद आसिफ वेरी गुड मॉर्निंग भाई, अलका वेरी गुड मॉर्निंग। सो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आ चुके होंगे आप सभी, और जो बच्चे नहीं आए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सेशन को और फिर अपना एक्सप्रेस शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और नोमेनक्लेचर के विषय में हम लोगों ने कुछ बातों के बारे में ध्यान दिया था, जाना था। अभी जान लेते हैं, कुछ बातें और बची हुई है हमारी, उनको भी पढ़ लेते हैं। अगला एक एग्जाम्पल बच्चे हम लोग करते हैं जरा। ये लीजिए जरा, इसका नाम एक बार आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। यस, किरण वेरी गुड मॉर्निंग भाई, दिलीप शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, रीना वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है बच्चे, इसका नाम जरा मुझे बताएं आप लोग, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले, सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें ये देखना कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। अब देखो, ये जो एग्जांपल, इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप एक आपको ये वाला दिख रहा है, एक आपको ये वाला दिख रहा है। दो फंक्शनल ग्रुप बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों में से अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो कीटोन जो होता है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है अल्कोहल ग्रुप से। अल्कोहल ग्रुप जब आपका जब आपका जुड़ता है एज ए प्रेफिक्स के रूप में, क्योंकि देखो प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी है यहाँ पे कीटोन ग्रुप की। दोनों में से हमेशा जब भी प्रायोरिटी देखोगे तो कीटोन ग्रुप की होती है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर पिछली कुछ क्लासें देखी हैं, और पिछली क्लासेस देखने के बाद में हमारा कई बार ये जिक्र आया है कि भाई कौन सा प्रायोरिटी होता है, कौन सा प्रायोरिटी पे नहीं होता। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देख के भी अपने से अगर इस बात को सर्च नहीं किया कि कम से कम जो सर ने 4-5 ग्रुप का जिक्र किया है, उनमें से हम अपनी तरफ से एक लिस्ट बना ले 5 ग्रुपों के कि कौन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है। जिस बच्चे ने अभी तक ये नहीं किया, इसका मतलब वो सोते सोते हुए तैयारी कर रहा है, वो एक्टिव प्रिपरेशन नहीं है। मैं जानबूझ के एग्जाम्पल में ही सिर्फ यूज कर रहा हूँ, हालांकि एग्जाम्पल में जो हमारे मेन 4 ग्रुप हैं उनके एग्जाम्पल आ चुके हैं, कौन प्रायोरिटी पे होता है, कौन किससे होता है। फिर भी लेकिन अगर आप लोगों ने अपने स्तर पे एक बार भी नहीं देखा है, मतलब आप सो रहे हो, आप तैयारी कर तो रहे हो लेकिन जबरदस्ती कर रहे हो। क्योंकि इतना एक्टिव आपको होना चाहिए कि जहां पे जिस बात के ऊपर फंसे वही एक बार अपनी तरफ से तो जरूर आपको सॉल्यूशन करने के चाहिए भाई। तो सोते हुए तैयारी मत करो, जाग के करो मेरे भाई। जहां पे जिस बात में ऐसा लगता है ये कंफ्यूजन हो सकती है तो उसको अपने लेवल पे एक बार करो, ताकि करोगे तो फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये इस बात का सबूत होगा कि आप एक्टिवली तैयारी कर रहे हो, पैसिव नहीं हो बच्चे। ठीक है, तो अभी तक गलती करी है तो आगे नहीं होनी चाहिए। जहां फंसो वहीं पर अपनी कॉपी एक बना के रखो, जिसके अंदर उससे रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो 5-7 बातें अपने लिख लिया करो, क्योंकि पेपर से पहले ना ये सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं। तो मैंने कहा CH3 CH OH, ये सारी चीजें आपके सामने कंपाउंड एक केमिकल दिख रहा है बच्चे, और इस केमिकल के अंदर, यस बिल्कुल मोहम्मद, रीना वेरी गुड मॉर्निंग, श्री कमलेश जी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O जो है ना कीटोन ग्रुप, ये प्रायोरिटी पे है मेरे भाई इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से। जब भी तो ये प्रायोरिटी है तो मतलब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप कहाँ लिखा जाता है मेरे भाई, ये लिखा जाता है सफिक्स के रूप में लास्ट में। तो दूसरा जो बच गया उसको कहाँ लिखते हैं, प्रेफिक्स के रूप में शुरुआत में। जब भी आपका अल्कोहल ग्रुप होता है तो उसके नाम का हाइड्रोक्सी जोड़ा जाता है मेरे भाई। हाइड्रोक्सी प्रेफिक्स में क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोक्सी। चलो अभी आवश्यकता पड़ेगी तब जोड़ेंगे, पहले एक बार नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग कहाँ से दें, यहाँ से भी एक ग्रुप नजदीक आ रहा, इधर से देंगे तो ये ग्रुप नजदीक आ रहा। प्रायोरिटी पे कौन है, प्रायोरिटी पे है कीटोन ग्रुप, तो इधर से 2 नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 नंबर दे दिए। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब जो सेकेंडरी आपका फंक्शनल ग्रुप है वो बच्चे, सेकेंडरी आपका OH। OH का मतलब है, OH का मतलब प्यारे बच्चों हाइड्रोक्सी।
OH का मतलब है सर हमारे पास में हाइड्रोक्सी जोड़ दिया हमने। कितने नंबर पे हाइड्रोक्सी? 5 नंबर पे है तो 5 हाइड्रोक्सी। अब उसके बाद रूट वर्ड कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स आ जाएगा बच्चे। अब एन इन आइन, सिंगल डबल ट्रिपल कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो कितना आएगा? इन आएगा। लेकिन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है तो 3 इन। अच्छा, उसके बाद में फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मेरे भाई कौन सा है? ये रहा सर कीटोन। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे तो 2 ऑन। इस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से आपको नाम देना है, ठीक है। तो ऐसे नाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोग इस बात को समझ गए होंगे जो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। अभी आते हैं मेरे भाई, बेंजीन आप सभी ने सुना है। बेंजीन के साथ में कुछ अलग से हम केमिकल जोड़ देते हैं तो फिर कुछ नाम फिक्स किए गए हैं, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। प्रतिस्थापित बेंजीन। प्रतिस्थापित बेंजीन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मेरे भाई, यानी बेंजीन की जो रिंग है उसके साथ में अगर कोई दूसरा केमिकल हमारे द्वारा जोड़ दिया जाता है तो फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके नाम हमने रखे। देखो बेंजीन वगैरह वाली जो चीजें हैं ना, इनके नाम हमने IUPAC के हिसाब से नहीं रखे। पहली बात याद रखना कि IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले बहुत सारे ऐसे केमिकल थे जिनके नाम कैसे रखे हुए थे, उनके नाम उनके स्रोत, उनके सोर्स के आधार पर रखे हुए थे। हो सकता है किसी स्थान पे कोई देवी देवता उसके नाम पे रख दिया हो। पहले तो क्या यही चलता था, है ना? यही चलता था ना। पहले तो हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता था कि कछुआ की पीठ पर कई हाथी बैठे हुए हैं। पहले तो यही धारणा थी मेरे भाई। जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तब जा करके फिर इन चीज़ों को हमारे द्वारा क्या किया गया मेरे भाई, तब जा करके इन सारी चीज़ों को फिर ठीक किया गया बाद में, जब वैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन किया। पहले तो ऐसे कहते ब्रह्मांड क्या, कछुए की पीठ के ऊपर हाथी बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ कहते थे। फिर एक व्यक्ति थेल्स का नाम सुना होगा आपने, थेल्स। थेल्स पहले वैज्ञानिक वही हैं। उन्होंने जाकर के थोड़ा बहुत लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित किया। हम लोग अरस्तु को सुनते हैं कि अरस्तु ने सबसे पहले, अरस्तु तो बहुत बाद की बातें हैं, उनसे पहले भी बहुत व्यक्ति आ चुके हैं, ठीक है। तो अब बेंजीन वाले देखो, कुछ नाम आपको बताऊंगा। तो ये जो बेंजीन वाले हैं ना, इनके नाम जो पहले दिए गए थे लोगों के द्वारा, उनके स्थान के आधार पे, सोर्स के आधार पे, भगवान के आधार पे, किसी के भी आधार पे दिए गए थे। तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा आप लोग, एज इट इज IUPAC ने उनको स्वीकार कर लिया तो उनको ऐसे ही हम बोल देते हैं। तो आप लोग भी भविष्य में इस बात को याद रखिएगा। जैसे ये है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फिनोल नाम देते हैं बच्चे। बेंजीन के साथ में OH हमने जोड़ा हुआ है तो इसको नाम दे दिया सर हमारे द्वारा फिनोल। अच्छा, NH2 जोड़ देंगे तो फिर नाम देते हैं एनिलीन। अगर यहाँ पे NH2 है तो मेरे भाई इसको नाम दे दिया हमने एनिलीन। अच्छा, अब मान लीजिए NO2 है तो NO2 है तो मेरे भाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन नाम दे देंगे। ऐसे ही अगर इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है तो बच्चे इसको टोलुइन के नाम से जानते हैं। CH3 अगर जुड़ा हुआ है, अगर CH3 जोड़ोगे तो बच्चे टोलुइन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके साथ में अब और भी जोड़ सकते हो आप, जैसे OCH3, अगर OCH3 जोड़ोगे तो एनिसोल के नाम से इसको जाना जाता है। OCH3 जोड़ोगे बच्चे तो इसको हमारे द्वारा एनिसोल के नाम से जाना जाता है। CHO जोड़ोगे तो बेंजेल्डिहाइड, CHO।
बेंजेल्डिहाइड। ये सारे छांट छांट के आपको बच्चे मैं नाम बता रहा हूँ, वही याद रखने आपने जो आपके नाम दिए जाते। बहुत सारे आपने पहले सुने भी होंगे, ऐसा है कि नहीं सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे आपने। उसके बाद में बच्चे COOH अगर आप जोड़ोगे तो बेंजोइक एसिड। COH बच्चे जोड़ोगे तो बेंजोइक एसिड बोल देते हैं सर। अच्छा, एक एसिटोफिनोन भी होता है, C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटोफिनोन, ठीक है। ये आप नाम याद रखेगा। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी बात आती है मेरे भाई हमारे द्वारा, कुछ आपको पहले मैं पोजीशंस बता देता हूं। बेंजीन रिंग के अंदर आपने ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये चीजें मैं एक बार आपको समझा देता हूं ताकि फिर बार बार इनका यूज होगा तो आप सभी को दिक्कत ना हो। देखो भाई, हमारा जो बेंजीन है ये आपकी बेंजीन रिंग है मेरे भाई। सपोज करिए ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके अंदर कुल मिलाकर के मेरे भाई 6 पोजीशन है, ठीक है। 6 पोजीशन इसके अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए अगर कोई आपके पास, सामान्यतः क्या होता है कि हेलोजन्स वगैरह जब जुड़ते हैं, नॉर्मली मैं हेलोजन के एग्जांपल से बताता हूं। मान लो एक हेलोजन आपका यहां पर ये X लिख दिया मैंने, जुड़ा हुआ है। इसके साथ में इसके साथ में अगर एक और हेलोजन यहां पर या फिर यहां पर, इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, एक और हेलोजन इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं ना तो वहां पे एक शब्द जोड़ देते हैं ऑर्थो, या शॉर्ट में लिखते हैं O मेरे भाई। इसके अलावा अगर इसके साथ में इन दोनों पोजीशन में से कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, अगर यहां पर या फिर यहां पर, तो उसको बोलते हैं मेटा। तो वहां पे आप जब नाम लिखोगे तो मेटा शब्द यूज होता है। और अगर उसके साथ में यहां पर अगर जुड़ा है, इसके साथ में यहां पर अगर जुड़ा है, तो उसके साथ लगा देते हैं पैरा। ये हमारा नाम लिखते समय पे तरीका होता है मेरे भाई, यानी ऊपर और नीचे। अगर ऊपर और नीचे है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे, अगर इन दो पोजीशन पे है तो मेरे भाई हम बोल देते हैं उसको पैरा। पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, 3 टर्म्स होती हैं, इनका और कोई लॉजिक नहीं है। यही लॉजिक होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जुड़ा कहाँ पे हुआ है, ठीक है। यानी ऑर्थो का मतलब हो गया इसके साथ में यहां पर हो या फिर इसके साथ में यहां पर हो। मेटा का मतलब इसके साथ यहां पर हो या इसके साथ यहां पर हो। इसका मतलब होगा इसके साथ यहां पर हो, ठीक है। ये कंडीशंस होती है मेरे भाई ऑर्थो, मेटा, पैराज, हम जो नाम लिखते हैं उन सभी के लिए। ओके सर, क्लियर हो गई बात। अब जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल से बताता हूं, इसी चीज का एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। जैसे इसका नाम आपको देना है, ये इस केमिकल का नाम देके बताओ जरा, इस केमिकल का नाम दो जरा, उससे हमें क्लियर हो जाएगा बात। देखो बच्चे, जब भी नाम दोगे सबसे पहले नाम जब हम लिखते हैं तो क्या आता है, ब्रांच आती। ब्रांच यहाँ पे देखो ये हेलोजन वाली जुड़ी हुई है। अब नाम दोगे तो नाम भी मेरे भाई ब्रांच से ही शुरू करना आपको। दोनों ब्रांच सबसे कम नंबर पे आए, 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है ना। तो अब नाम दोगे तो पहले ब्रांच का नाम, तो ब्रांच कितने पे, 1 पे और 2 पे। और क्या है, 2 बार है तो डाई क्लोरो,
आगे क्या, बेंजीन, तो बेंजीन हो गया मेरे भाई। ठीक है, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन के नाम से मेरे भाई इसको हमारे द्वारा सर जाना जाएगा। ठीक है, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे सर, हम लोग इसको पुकारेंगे। इसी को अब लिख सकते हो कैसे, 1 और 2 पोजीशन है, मतलब 1 के साथ 2 पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो, तो इसको ओ लिख के और इसको डाई क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो। तो इसका मतलब अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा, ओ लिख दिया मतलब यहाँ पर इनमें से कोई पोजीशन पे है। तो 1,2 मतलब ऑर्थो पोजीशन होती है, 1,2 हो चाहे 1,6 हो, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, इसलिए हम ओ डाई क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। तो सर कोई दिक्कत हमारे द्वारा नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे नाम होते हैं मेरे भाई, याद रख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो ऑर्थोचे मेटाओचे पैरा ऐसे नाम लिखे जाते हैं। तो ये थे आपकी नोमेनक्लेचर की बातें जो आपको सीखनी थी, आपको कन्फर्म हो गई होंगी बच्चे, हमने आज 4-5 क्लास लगाई इस पे। अब हम चलते, मैंने कहा था कि इस यूनिट के अंदर 3 चीजें हमें पढ़नी है, पहला नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, और तीसरा हम पढ़ेंगे जनरल्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कुछ सामान्य इफेक्ट। तो अभी हम दूसरी चीज पे चलते हैं, आइसोमेरिज्म यानी समावैता। ठीक है, समावैता, आइसोमेरिज्म या समावैता के नाम से जिसको जाना जाता है। आइसोमेरिजेशन या आइसोमेरिज्म जो भी हमारी प्रोसेस होती है, सिंपली हम बोलते हैं सर आइसोमर्स, उनको बोलते हैं ऐसे केमिकल जिनका जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिनका समान आणविक सूत्र होता है मेरे भाई, समान आणविक सूत्र होता है मेरे भाई। और डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन असमान गुण, ऐसे केमिकल, देखो बहुत बेसिक छोटी क्लास में भी आपने ये बात समझ ली थी कि आइसोमर्स जो होते हैं, आइसोमेरिज्म होती है, ये ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, ऐसे केमिकल्स के विषय में पढ़ते हैं जिनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन सर उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी दो केमिकल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। और इसकी कुछ टाइप आप पीछे पढ़ भी चुके हो, पीछे जो यूनिट थी ना हमारे पास में, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा था, तो उसमें आपने आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अब इसको एक्चुअल में कंसेप्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक सारी टाइप इसकी पढ़ेंगे सर, सभी प्रकारों के विषय में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखो यार, दो प्रकार का मुख्य होता है ये, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो। ब्रॉडली अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे, दो प्रकार का होता है, ब्रॉडली दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल और एक होता है सर स्टीरियो। स्टीरियो के विषय में आपने पीछे पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब यहां भी हम अपने सिलेबस के हिसाब से इन सभी को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल भी कई प्रकार का होता है, जैसे जैसे आप बोल सकते हो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। चेन, फंक्शनल, पोजीशन, मेटामेरिज्म,
रिंग चेन, टोटोमेरिज्म, ये मुख्य तौर पे होते हैं। मैंने कहा आपको चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन और टोटोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म की ब्रॉडली दो टाइप, उनके अंदर भी सब टाइप आती हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ये सारी टाइप आती हैं। स्टीरियो के अंदर आपने पढ़ी थी, पीछे पढ़ चुके हो, दो टाइप थी, एक ज्योमेट्रिकल, एक ज्योमेट्रिकल आपने पढ़ा था, और एक मेरे भाई ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और एक मेरे भाई ऑप्टिकल के नाम से आपने पढ़ा था। तो कुल मिलाकर के ये टाइप है सर हमारे पास में 6 और 2 8 टाइप। ये 8 टाइप होती हैं टोटल, जिनके विषय में आप यहाँ पर आप सीरीज में सारी बातें पढ़ोगे, और पहले आप जहाँ जहाँ जिसका यूज हुआ था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पहली टाइप। ठीक है, देखो यार, नाम से ही दिख रहा है चेन आइसोमेरिज्म, मतलब चेन की लेंथ समान नहीं होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन चेन की लेंथ समान नहीं होगी। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट चेन लेंथ यानी चेन की लंबाई नॉट सेम। तो चेन आपकी कार्बन की चेन है बच्चे, उसकी लंबाई समान नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बड़ा ही आसान सा है, मुझे कुछ ज़्यादा नीड है नहीं, बहुत छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो पहले भी इसको। CH3 CH2 CH2 CH3 जैसे ये है, और एक और इसके साथ CH3 CH CH3 CH3, एक ये ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 7 और 3 10, 3 4 3 7 और 3 10 हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूला तो सेम है, C4H10, यहाँ भी वही है सेम फॉर्मूला। लेकिन देखो यहाँ जो मेन कार्बन की चेन की लंबाई है ज़्यादा है, यहाँ मुख्य कार्बन की चेन की लंबाई कम है। तो इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म, या चेन आइसोमर्स बच्चे इनको कहा जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है यहाँ पर, समझ गए बात को। बाकी सामान्य केस में आइसोमर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आप छोटी क्लास में एग्जाम्पल पढ़ के आए हो। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसको पहली बार पढ़ रहा होगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, या बहुत अच्छे से पहले भी जान चुके। छोटी क्लास में 10th लेवल से ही पहले हमारा शुरू हो जाता है ये, तो ये सबसे कॉमन रूप वही है आपका। ठीक है, ओके सर। इसके बाद फिर दूसरी बात आती है हमारे पास में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे, कई बार एक आधी टर्म हमारे पास में यूज हो जाती हैं। जो कार्बन की मेन चेन है ना, उसके दूसरे कार्बन पर एक ब्रांच है। जब कार्बन, एक कुछ जनरल सी बात बता रहा हूं जो भविष्य में, जैसे आपने वहां पे ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ा था ना, तो वैसे ही आपको कुछ जनरल बात और बता रहा हूं। पन्ना MP, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो वैसी जनरल बात यह है कि जब कार्बन की चेन के दूसरे यहाँ कार्बन के ऊपर आपके एक ब्रांच जुड़ी हुई है, जब ब्रांच जुड़ी होती है ना, तो उसके साथ में एक शब्द जुड़ जाता है आइसो। एक शब्द जुड़ता है बच्चे आइसो, ठीक है। आइसो टर्म हम उसके साथ में जोड़ देते हैं। आइसो शब्द जोड़ दिया जाता है जब यहां पर जुड़ा होता है, तो बच्चे आइसो। देखो वैसे अगर आप नाम दोगे तो इसको क्या नाम दोगे? इसका तो सिंपल सा नाम क्या है? इसका नाम सिंपल सा है ब्यूटेन। और इसका नाम दोगे तो जैसे आपने सीखा है नाम देना,
उसके हिसाब से नंबरिंग करो 1 2 3 कर दिया। तो 2 पे ब्रांच है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन अगर इसको आप लोग इसके आइसो वगैरह की फॉर्म में लिखोगे तो देखो ये है तो इसी का एक रूप, इसका एक ही CH3 हट के बीच में आके जुड़ गया है, इतना ही तो चेंज आया है। तो नॉर्मली हम इसको क्या है, हम इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। है तो ब्यूटेन का ही रूप। ये ऐसा ब्यूटेन है जिसके अंदर एक ब्रांच के रूप में एक कार्बन आपका टूट के ब्रांच के रूप में जुड़ गया बच्चे। ठीक है, इतना सा चेंज आता है। समझ में आई बात आप सभी को? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना आप सभी को? तो आइसो शब्द कैसे जुड़ता है वो आज के बाद में याद रखिएगा बच्चों। ओके सर। देखो जब ब्रांच के रूप में नहीं लिखते ना तब तक दिक्कत नहीं होती है, तब तक हम नॉर्मल बोलते हैं। मतलब इस ब्यूटेन को हम ऐसे, कई बार आपको ये ऐसे भी लिखा मिलता है। ऐसे लिखा मिलने का मतलब एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, ऐसे लिखा होता है बच्चे। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे एक ब्रांच टूट के सेकंड कार्बन पे जाके जुड़ गई मतलब ये हो गया फिर आपका आइसोब्यूटेन। और अगर ये तो कॉमनली हम बोलते हैं, लेकिन IUPAC के हिसाब से तो ऐसे लिखा जाता है। IUPAC के हिसाब से ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? ओके सर। तो आइसो वाली बात समझ में आ गई होगी आप सभी में। अच्छा, अब अगर एक कार्बन के साथ में अगर बाई चांस कोई कंपाउंड ऐसे हो, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पेंटेन वाला एग्जांपल दे रहा हूं। पेंटेन वाला एग्जांपल देखो, पेंटेन भी आप देखोगे तो उसके आइसोमर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। पेंटेन के आइसोमर एक तो ऐसे हो सकता है C ऐसे, हाइड्रोजन आप कंसिडर कर लो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है। किसी भी इस इधर से दूसरे पे, इधर से दूसरे पे, कहीं पर भी एक और चेन जोड़ दो। या फिर ऐसे भी हो सकता है, यानी इस कार्बन के ऊपर ये जो सेकंड वाला कार्बन है, तो इधर से देखो तो इधर से, इसके ऊपर दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो इसके साथ में हम नियो लगा देते हैं। इसको नियो पेंटेन बोलते हैं, हमेशा नियो लगता है। ये देखो दूसरे नंबर पे है तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। अभी मैं आपको वो परिभाषा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये परिभाषाएं थोड़ी सी मॉडिफाई भी होंगे आगे चल के, लेकिन एक बार शुरुआत कर दो सीखने की। और ये सामान्य है तो इसको नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। ये कॉमनली इनको ऐसे बोल दिया जाता है। बाकी IUPAC के हिसाब से नाम करने का तरीका वही है, आप वैसे ही कर सकते हो जैसे हम लोग करते हैं। मैंने हाइड्रोजन लिखा नहीं, अब आप इस लायक हो गए होंगे कि आप अंडरस्टूड कर सको कि हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली जिसको जितने चाहिए हैं वैसे होते ही हैं। ओके सर। तो ये था भाई आपका चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें कार्बन की चेन की लेंथ जो है मेरे भाई उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर आ जाओ दूसरे नंबर पे, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है बच्चे पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई बात? अब पोजीशन के अंदर फिर से चेन से आप समझे थे चेन की लेंथ में डिफरेंस होगा, पोजीशन से क्या डिफरेंस होगा मेरे भाई? वहां पे पोजीशन अलग होगी, किसकी? डबल, ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच की। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सब में सेम होगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। मेन बात क्या होगी? डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन यानी कि सर अलग अलग स्थान होंगे, या बोल सकते हो मेरे भाई स्थिति होंगी, अलग अलग स्थिति होंगी। किसकी? या तो डबल बॉन्ड की, या ट्रिपल बॉन्ड की, या फंक्शनल ग्रुप की, या फिर ब्रांच की।
तो कार्बन की चेन के अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है या कोई ब्रांच जुड़ी हुई है, उनकी पोजीशन अलग होगी बच्चे, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये है आपके पास में CH3CH CH3, ठीक है। अच्छा, इसकी बजाय अगर ये मान लो ऐसे होता, अच्छा एक और ले लो एग्जांपल, CH3CH2CH2, ये देखो, अगर ये ऐसे होता बच्चे यहाँ पर, तो क्या होता सर? अब देख लो, इसमें और इसमें देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है? डबल बॉन्ड जो है ना मेरे भाई, उस डबल बॉन्ड की केवल और केवल पोजीशन चेंज है मेरे भाई। डबल बॉन्ड पहले दूसरी जगह पे था, अब डबल बॉन्ड दूसरी जगह पे चला गया है, ठीक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस है, ऐसे ही होते हैं मेरे भाई। ओके सर, इसके बाद फिर आता है अपने पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा आता है सर अपने पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कार्यात्मक समूह है समावैता, ठीक है, कार्यात्मक समूह है समावैता। इसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा लेकिन फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बोले तो अलग अलग कार्यात्मक समूह है, ठीक है। अलग अलग कार्यात्मक समूह होंगे बच्चे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, देखो भाई, अब एग्जाम्पल देखें तो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये सब जगह पे पॉसिबल नहीं होता है ये फंक्शनल, ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप हैं, अगर वो दो ग्रुप का पेयर होगा तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है भाई। अगर कोई कार्बन की चेन है उसके साथ में आप COOH ग्रुप जोड़ो, एक के साथ OH ग्रुप जोड़ो, तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि जिन ग्रुप्स को अगर तुम जोड़ते हो, एक कार्बन की चेन के साथ दूसरा ग्रुप, दूसरे के साथ दूसरा ग्रुप, कुछ ग्रुप्स के जोड़े ऐसे होते हैं कि जिनके जोड़ने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे जैसे आपका अल्कोहल और ईथर, जैसे अल्कोहल एंड ईथर, इनके एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब आपके पास में एक कंपाउंड है, ये ले लो,
C2H6O। सपोज करो ये आपके पास में एक कंपाउंड बना हुआ है C2H6O, एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे देखो OH दिख रहा है। और मान लो मतलब CH3CH2OH, इसका मतलब ये है, कभी आप सोचो ये जो यहाँ मैंने बंद करके लिखा है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब प्यारे बच्चे ये वाला CH3CH2OH, इसका मतलब ही ये है। कई बच्चे को सर आपने इथर लिख दिया, नहीं ये अल्कोहल का ही मैंने लिखा है, मैं इसको खोल के ही लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बाद में जब सेल्फ स्टडी करो। मैंने यहाँ पर ये लिखा है CH3CH2OH। मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है। समझ गए बात को? ओके सर। अच्छा ईथर के लिए, ईथर CH3OCH3, ऐसे ही तो पढ़ा था आपने, ROR, ROR ऐसा पढ़ा था आपने। ईथर यही तो पढ़ा था, R मतलब एक कार्बन की चेन इधर, एक कार्बन चेन उधर। अब देखो ईथर लिख दिया आपने। अब ईथर में और इसमें देखो, यहाँ ईथर ग्रुप है, यहाँ पर आपका एल्कोहल है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, एक कार्बन दो कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 और एक ऑक्सीजन। यहाँ देखें एक कार्बन दो कार्बन, हाइड्रोजन 6 और एक ऑक्सीजन। ये लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? चलिए भाई, सो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को तीसरे नंबर का। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे चौथे नंबर की। फंक्शनल के बाद में बच्चे मैंने कौन सी बताई थी, फिर आपको बताई थी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म
ठीक है, मेटामेरिज्म मेरे भाई जिसको कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, मेटामेरिज्म के अंदर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नो डाउट सेम रहेगा, लेकिन मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जो कार्बन की चेन होगी वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। यानी डिफरेंट कार्बन चेन ऑन either side of functional group। कार्यात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन चेन अलग अलग होगी, मेरे भाई। आइदर साइड में डिफरेंट होगी। जैसे अब किसी फंक्शनल ग्रुप में ले लो, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप में होता है जहां पे फंक्शनल ग्रुप आपका बीच में आता है मेरे भाई। फंक्शनल ग्रुप बीच में कहां कहां आता है, आप सभी ने देखा हुआ, एक तो कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप। मोनिका कह रही सर ऑल सब्जेक्ट की क्लास सभी लगेंगी, अभी पहले पढ़ाई तो शुरू तो करो, स्टडी शुरू करो, पहले ही तुम इतने डाउट मत लेके आया करो भाई। पहले कुछ दिन रूटीन बनाओ अपनी पढ़ाई की, सारी चीज़ें अपने समय पे हो जाएंगी, है ना। क्योंकि हमें तुम लोगों की तरह नहीं चलना होता है कि 10 दिन तो जुनून हाई पीक पे रहा, 11वें दिन जुनून ढीला पड़ गया, मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ा। सारी चीज़ें सोच समझ के होती हैं, तो इसलिए पेशेंस रखो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्रकार से होंगी, ठीक है। मेटामेरिज्म और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जब भी होंगे ना आप सबको इन्फॉर्म हो जाएगा, और सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से होंगी। शॉर्ट टर्म को लेकर के भागदौड़ नहीं करते हम, लेकिन होंगी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से, ठीक है। अभी नया विषय आपका शुरू हो चुका है, अभी दिवालियाँ पे छुट्टियाँ हैं तो सभी टीचर्स अपने अपने घर गए हुए हैं, तो अभी जैसे ही आज लौटते हैं, इस मंथ के एंड तक लौटेंगे सभी, तो उसके बाद में बाकी भी होंगी। मैं क्लास इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं गया, बस 2-3 दिन आप लोगों के कहने पे छुट्टी जस्ट 2-3 दिन की करी थी, क्लास रेगुलर चलती रहेंगी। तो अलग अलग होगी मेरे, मैंने कहा डिफरेंट कार्बन चेन होगी आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कीटोन ग्रुप आपने कंपाउंड पढ़ा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, जैसे एक ये ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है, एक ये ले सकते हैं आप लोग। आपके पास में एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा इसको और थोड़ा बड़ा कर लो, CH2 CH2 CH3, ये ले लो, ठीक है। जैसे आपके पास में ये कंपाउंड है मेरे भाई। दूसरा ऐसा ही आप लोग देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके अंदर ये कीटोन ग्रुप है, इसके इस साइड देखो, इस साइड देखो, और यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है इसके इस साइड देखो, इस साइड देखो, दोनों तरफ आपको जो कार्बन की चेन है ना मेरे भाई, दोनों तरफ उन कार्बन के चेन की लेंथ, उनकी लंबाई अलग अलग दिख रही है। तो ऐसा केस कभी भी आपको देखने को मिल जाए तो आप उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन की चेन की लंबाइयां अलग अलग होंगी, उसको कहा जाता है। फिर आता है एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अगला हमारे पास में। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से बच्चे जिसको बोला जाता है हमारे द्वारा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
नाम से दिख रहा है रिंग और चेन, मतलब डिफरेंस किस चीज का होगा? ओपन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर का। ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर का बच्चे डिफरेंस होगा। खुली व बंद, खुली व बंद कार्बन श्रृंखला का डिफरेंस होगा, मतलब एक कंपाउंड वही होगा। एग्जाम्पल सोच के देखो बच्चे जरा एक बार, मुझे बताओ एग्जाम्पल कौन बता सकता है? चलिए भाई, तो 2 ब्यूटीन एंड ब्यूटेन, हाँ एक साइक्लो और एक ओपन चेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ले लो CH3 CH2, जैसे अपने पास में कि एक केमिकल मेरे भाई CH3 CH2 है ना, मान लो प्रोपीन है ये, और इसी का एक वो बना लो, एक चेन, एक स्ट्रक्चर बना लो, ये वाली, ये बना लो, है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। अब काउंट करके देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एक आपका स्ट्रक्चर खुली चेन है और एक बंद चेन है, बस इतना ही डिफरेंस है बच्चे। सेम मॉलिक्यूलर कार्बन 1 2 3 है, वहाँ भी 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 है, वहाँ भी 2 4 6 है। तो बस यही केमिकल है, एक बार बंद में लिख दिया आपने, एक बार खुले में लिख दिया। जब भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, लेकिन एक जगह पे खुली चेन लिखी हो, एक जगह पे बंद लिखी हो, यही तो आपका रिंग चेन, एक बार रिंग की फॉर्म में लिखा हो, एक बार चेन की फॉर्म में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मतलब दो केमिकल आप सभी के सामने ऐसे लिखे हुए हों जिनमें एक बार रिंग के फॉर्म में लिखा हो, एक बार आपका चेन के फॉर्म में। बताइए समझ में आ गई ना बात आप सभी को? ओके भाई, ठीक है भाई। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है, ये याद रखिएगा, 5 आपको याद रखनी है। और बाकी हम जो आइसोमेरिज्म की जो स्टीरियो वाली है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वहां पे लगती हैं, है ना। और एक जो लास्ट का टोटो है वो आपके यूटिलाइज होता नहीं है। अब आ जाइए, हम लोग तीसरे पड़ाव पे चलते हैं, जिसको हम बोलेंगे जनरल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी ब्रेक ले लेते हैं 5-10 मिनट का, उसके बाद अगली क्लास में हम अपनी केमिस्ट्री के जनरल्स यानी इफेक्ट जो है उनको शुरू करते हैं बच्चे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।